हिस्ट्री को सिस्टमैटिक समझने के लिए सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है क्रोनोलॉजी, यानी इवेंट्स को उनके सही टाइम सीक्वेंस में अरेंज करना। अगर क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं है तो हिस्ट्री सिर्फ डिसकनेक्टेड फैक्ट्स का कलेक्शन बन जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है क्रिस्टोफर सिलेरियस ने। ये एक जर्मन हिस्टोरियन थे जिसका समय 1638 से 1707 एडी के बीच में था। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने हिस्ट्री को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिया। इनके पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी लेकिन एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था। सिलेरियस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये ट्राइपार्टाइट डिवीजन एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसने हिस्ट्री को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दे दिया। एंशिएंट फेज को अर्ली डेवलपमेंट का पीरियड माना गया, मेडिवल को ट्रांजिशन फेज और मॉडर्न को रैपिड चेंज और डेवलपमेंट फेज। इस डिवीजन का सबसे बड़ा इंपैक्ट यह था कि धीरे धीरे स्टैंडर्ड मॉडल बन गया। यही डिवीजन एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गया हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। आज भी दुनिया भर में इसी फ्रेमवर्क का यूज होता है। अब इसी को बेस बना के इंडियन सोसाइटी को सिंप्लीफाई किया गया है और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिया। इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, पोस्ट मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिया। किसकी देन है ये? जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सिलेरियस, 1638 से 1707 एडी। ओके, सो एंशिएंट इंडिया का पीरियड बिगिनिंग से लेकर 1647 एडी तक का है। बिगिनिंग से लेके 1647 एडी तक। इसका मतलब ये है कि ये फेज स्टोन एज से स्टार्ट होता है और हर्षवर्धन की डेथ पे एंड होता है। याद रखना 1647 जो है वो क्या है? डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, आखिरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ इंडिया के आखिरी इंपॉर्टेंट राजा जिन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर रोक के रखा अपने अंदर। ये एक लॉन्ग डेवलपमेंटल फेज है जहां ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही है बिगनिंग से लेके 1647 तक। इसके बाद मेडिवल इंडिया आता है जो 1647 एडी से 1757 एडी तक एक्सटेंड होता है। ये पीरियड हर्ष की डेथ से स्टार्ट होता है और बैटल ऑफ प्लासी पे खत्म होता है। ब्रिटिश डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट पे। और फिर मॉडर्न इंडिया आता है 1757 से 1990 तक। ये फेज ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिपेंडेंस के बाद के डेवलपमेंट को कवर करता है। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न आ जाता है 1991 से प्रेजेंट तक। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म का ईयर है जहां से इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया। तो अगर मैं मोटा मोटा तुम्हें बताना चाहूं इंडियन हिस्ट्री के बारे में कैसे, क्या तो उसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अगर यहां पे मैं इंडियन हिस्ट्री लिख दूं, यहीं पे बना देता हूं इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कब से है? बिगिनिंग से लेके 647 एडी। बिगनिंग से लेके, डबल जी होता है शायद, मुझे नहीं पता, भूल गया हूं मैं, से लेके 647 एडी, 647 एडी होता ही होगा, 647 एडी तक। दूसरा कौन सा है? मेडिवल। मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड कब से है? 647 एडी से लेके 1757 एडी। तीसरा पीरियड कौन सा है? मॉडर्न
1757 से लेके 1990, और चौथा पीरियड क्या है, पोस्ट मॉडर्न, कब से कब तक, 1990 से लेके अभी तक, नाउ। ओके, एंशिएंट था। बिगनिंग से लेके कब तक, बिगनिंग से लेके 647 तक। ओके, समझ में आ गई ये बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को और डिटेल में समझेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम वापस से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे फोकस कर सकें। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला फेज है प्री हिस्टोरिक फेज, जो 3 लाख बीसी से 600 बीसी तक आता है। इस पीरियड में कोई रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए नॉलेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे ही डिपेंड करते हैं हम। इसे टूल्स के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिथिक पीरियड, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है लिथिक पीरियड, दूसरा पार्ट है कॉपर पीरियड, और तीसरा पार्ट है आयरन पीरियड। ठीक है, इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2500 बीसी से 1700 बीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन है, जहां प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी, जहां आर्यन कल्चर डेवलप होता है, सोसाइटी पेस्टोरल से एग्रीकल्चर फेज की ओर मूव होती है। फिर आता है महाजनपद पीरियड 600 बीसी से 322 बीसी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फेज है ये, जहां मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, महाजनपद हुआ करते थे। फिर आता है मौर्यन पीरियड, मौर्यन एम्पायर 322 बीसी से 185 बीसी। इंडिया का पहला लार्ज स्केल एम्पायर था, जहां डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, जहां पे सॉरी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज तो यहां पे। मौर्यन एम्पायर की खूबी क्या है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर, फर्स्ट लार्ज इंडियन एम्पायर with centralized administration। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन विथ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर। फिर आता है पोस्ट मौर्यन या फिर गुप्ता पीरियड 185 बीसी से 319 एडी। एक ट्रांजिशनल फेज है जहां रीजनल पावर्स इमर्ज होती हैं, एक ट्रांजिशनल फेज है। क्या कह सकते हैं हम इसे, ट्रांजिशनल फेज। क्यों ट्रांजिशनल फेज है, क्योंकि इसके पहले क्या है, मौर्यन एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर, और इसके बाद क्या है, गुप्ता एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर। तो उसके बीच का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल फेज है। यहाँ छोटे छोटे जो जनपद क्रिएट हो गए थे या छोटे छोटे रीजनल पावर्स हैं वो पावरफुल आ जाती हैं, और फिर से जब गुप्ता आते हैं तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन पावर्स को, और खुद कंसोलिडेट कर देते हैं पावर। ठीक है, फिर आता है गुप्ता पीरियड 319 एडी से 550 एडी। इसको गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर कल्चरल और साइंटिफिक डेवलपमेंट पीक पर होता है। इसको क्या कहते हैं हम, गोल्डन एज। जो चीजें मैं लिख रहा हूं ये लिख के चलना, ये बहुत जरूरी है। फिर आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड या फिर वर्धान डायनेस्टी 550 एडी से 647 एडी। हर्षा का रूल इसी पीरियड में आएगा, और हर्ष के रूल तक का फेज कवर करता है ये। हर्ष इस डायनेस्टी के आखिरी महान राजा हुए, उसके बाद वर्धान डायनेस्टी खत्म हो जाती है, और
एंशियंट इंडिया का पीरियड भी खत्म हो जाता है। यहां से एंशियंट इंडिया खत्म हो जाता है और मेडिवल शुरू हो जाता है। तो अब आ जाते हैं मेडिवल पे। मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है अर्ली मेडिवल पीरियड में 1647 एडी से 1206 एडी। रीजनल किंगडम्स यहां डोमिनेट कर रहे हैं। फिर आ जाता है सल्तनत पीरियड 1206 एडी से 1526 एडी। सल्तनत पीरियड 1206 एडी से 1526 एडी, यहां दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होती है। फिर आता है मुगल पीरियड 1526 एडी से 1707 होगा, सॉरी ये गलत डेट लग गई है यहाँ पे, 1757 नहीं, 1707 मतलब औरंगजेब की डेथ को, लास्ट जो ग्रेट मुगल रूलर हैं वो औरंगजेब हैं, तो 1707 लिखना। 1707 एडी, 1526 से 1707, जहां पे मुगल एम्पायर पीक पर होता है। 1707 क्या है? 1707 है डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद मुगल पीरियड खत्म, मुगल की पावर पूरी खत्म हो जाती है, सारी की सारी पावर राजा के जगह वहां के मिनिस्टर्स के हाथों में होती है, और वो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कठपुतली की तरह राजा को घुमा रहे होते हैं। और इसी वजह से धीरे धीरे चलते हुए 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो मुगल्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। 1764 के बाद मुगल्स की कोई हैसियत नहीं रह जाती। वो ब्रिटिशर्स के हाथ में कठपुतली बन जाते हैं। ओके, फिर हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया को भी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले स्टेजेस, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के स्टेजेस पे भी मॉडर्न इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला फेज क्या है? मर्केंटाइल फेज। सबसे पहला फेज है मर्केंटाइल फेज, 1757 एडी से 1813 एडी। यहां पे ब्रिटिश ट्रेड पर मोनोपोली और रेवेन्यू कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं। यहां पे क्या करते हैं? ब्रिटिश ट्रेड मोनोपोली और रेवेन्यू कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल फेज, 1813 से 1858 एडी, 1813 से 1858 एडी। यहां फ्री ट्रेड होता है, यहां फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉलो होती है, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडिया का बहुत ज्यादा। फिर आता है फाइनेंशियल फेज या फिर इंपीरियल फेज। यहां पे ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कंट्रोल पीक पे चला जाता है। ब्रिटिश का कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कंट्रोल इंडिया पे पीक पे चला जाता है 1858 से 1947 एडी। ओके, इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज को फेजेस में भी डिवाइड किया जा सकता है। ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसी इंडिया के स्टेट्स के ऊपर यूज करी थी, उसके साथ भी हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी हम एरा फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है रिंग फेंस पॉलिसी। इस समय पे जो ब्रिटिशर्स थे वो रिंग फेंस पॉलिसी यूज किया कर रहे थे 1757 एडी से 1813 एडी। इतने समय तक अंग्रेजों ने क्या किया? रिंग फेंस पॉलिसी का इस्तेमाल किया। दूसरा आता है सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। ये है 1813 एडी से 1858 पॉलिसी। अंग्रेज जो थे वो सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी यूज कर रहे थे। फिर आता है सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 एडी से 1935 एडी। इस समय अंग्रेज सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आता है पॉलिसी ऑफ फेडरेशन 1935 एडी से 1947 एडी। फेडरेशन पॉलिसी, ये पॉलिसीज दिखाती है कि ब्रिटेन ने ग्रेजुअली इंडियन स्टेट्स पे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। कोई भी रातों रात कंट्रोल नहीं आ गया था, ग्रेजुअली कंट्रोल धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चलता चला गया। फिर हम आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। मॉडरेट फेज, इस समय जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो मॉडरेट्स हुआ करते थे, दादा भाई नरोजी जैसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। 1885 एडी से 1905 एडी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पेटिशंस के द्वारा अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करके हम बहुत सारी चीजें कराने की कोशिश कर रहे थे, हमें ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर आ जाता है एक्सट्रीम फेज, यहाँ पे अग्रेसिव नेशनलिज्म देखने को मिलता है, प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। हम लाला लाजपत राय जैसे
लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अग्रेसिव नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है गांधीयन फेज, यहां पे साक्षात गांधी जी खुद आ जाते हैं। 1917 एडी से 1947 एडी तक यहां पे मास मूवमेंट्स होती हैं गांधी जी के अंडर। गांधी जी लीड करते हैं मास मूवमेंट्स को। ये फेजेस फ्रीडम स्ट्रगल को के एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो हमारा फ्रीडम, ना हम गुलाम रातों रात बने थे अंग्रेजों के, और ना ही हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी रातों रात खत्म हो गया। धीरे धीरे 1885 से लेके 1947 तक धीरे धीरे बिल्ड हुई हैं चीजें, राइट। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रातों रात कोई बड़ी चीज नहीं हो जाती है, होने के लिए समय लगता है। तो आप भी समय दो, ये सारी की सारी वीडियोस देखो, ताकि हिस्ट्री, एसएससी के एग्जाम के लिए हिस्ट्री एकदम अच्छे से आपकी प्रिपेयर हो जाए। एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन होगा वो यहीं से आएगा, इस बात की तो मैं वचन दे सकता हूँ। ओके।